जैसे अब इसके बाद 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा उस आपको समझा के ही पढ़ाऊंगा, बिना लिखा बिना स्लाइड्स के पढ़ाऊंगा। अब इसमें क्या है कि वही ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, सी का मतलब ये होता है, वही लिखाना होता है। तो थोड़ा सा मैनेज की जगह पे करना पड़ता है उसको स्क्रीन टाइम। बाकी तो जो समझाने वाले टॉपिक्स है और जिसमें लाइन टू लाइन वही नाटक, वो तो नोट्स में मिलेगा, नहीं भी लिखोगे कॉपी में प्रिंट में तो चलेगा, वो मैं ऑप्शनल दूंगा नोट्स में, उसमें भी रहेगा। लेकिन हाँ, स्लाइड्स में थोड़ा सा और कम कर दिया मैंने कंटेंट, बस ये है। या तो प्रिंट आउट निकाल के रखो, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, वो मेरे को ना 2-3 बार मैसेज कर दिया करो घर में, क्योंकि लैपटॉप में 24 घंटे नहीं बैठे रहते ना, तो जब रहेगा मैसेज करते 2-3 बार, तो जब बैठता हूँ तो फिर उसका तो भूल जाता हूँ, फिर एक रिमाइंड आ जाता है, फिर याद कराता है तो फिर कर देता हूँ। उसी समय भेज देना था ना उस दिन जब बचा था तभी। तो 1-2 टॉपिक्स रहेंगे। अब ये त्रिवार्था वाला लास्ट है, उसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे। एक त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद एक टॉपिक हम लोग आज ही देखेंगे अप्लाइड, तो ये इसके लिए स्लाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट करके एक टॉपिक होगा। एक टॉपिक जो ये सिलेबस में है वह अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु करके टॉपिक है। ये थोड़ा सा देखेंगे आज इसको भी, तो ये टॉपिक है, इसमें समझाना है। तो त्रिवार्था वाला आता है, त्रिवार्था भी लगभग कोपेन का ही समान है। कोपेन को और सरल करने की कोशिश की इसने, क्या किया हुआ है, कोपेन का सरलीकरण, कोपेन का सरलीकरण, कोपेन का सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की है, राइट। कोपेन को और सरल बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि कोपेन भी जटिल, थोड़ा सा कठिन है, और थानथवेट तो कठिन है ही है। तो इसने भी आधार जो लिया, एक तो तापमान ना, तापमान के आधार पर, दूसरा फिर वर्षा और वाष्पीकरण का अनुपात, फिर से इसने एज इट इज ले लिया वाष्पीकरण अनुपात, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन रेशियो, प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन रेशियो आपका जो है तो तापमान के आधार पे फिर से इसने ए बी वाला इसमें जाएगा, बी जलवायु उसके आधार पे थी, ए सी डी ई एक ऐसी परमाफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट भी लिया है, और एक आपका ऊंचाई को भी ध्यान में रखा हुआ है। ऊंचाई के आधार पे एच जलवायु दे दी है उसने, ऊंचाई को भी ध्यान में रखा है, और ऊंचाई के अनुसार से एच क्लाइमेट करके बना दिए हैं, उच्च जलवायु एल्टीट्यूड के आधार पर। एल्टीट्यूड के आधार पर। तो इस तरीके से आपको जो है कहीं ना कहीं, चलूँ आगे, तो ए का मतलब फिर से वही उष्णकटिबंधीय वाला जो था कोपेन वाला, ये भी लगभग उष्णकटिबंधीय लेके चलता है। सेम आपका ट्रॉपिकल, इसके उसने भी 3 प्रकार, ए आर, एफ की जगह ए आर बोल दिया, कोपेन ने ए एफ कहा था, यहाँ पे उसने ए आर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वर्षा वन आदि के लिए, ए डब्ल्यू ये भी लेके चलता है, ए एम ये भी लेके चलता है। आया समझ में? जैसे उष्णकटिबंधीय में आपका वहाँ पे था, तो ए आर है, ए डब्ल्यू है, ए एम है, राइट, वो चीज़ें तो वो लेके चलता है। फिर सी है, तो सी के भी आपके जो है अलग अलग, सी एन सी बी लेके चलता है। मध्य तापीय जलवायु, ये कौन सा हो गया आपका, ये उष्णकटिबंधीय हो गया ट्रॉपिकल, ये मध्य तापी वाला हो गया, मध्य तापी है ना, आपका जो है मॉडरेट टेम्परेचर वाला हो गया मध्य तापी, मीडियम टेम्परेचर वाला। फिर डी आपका फिर से अल्पतापी जलवायु के लिए, और उसके बाद ई है आपका थोड़ा सा उपध्रुवी और ये ध्रुवी है ना। डी आपका अल्पतापी
अल्पतापी का मतलब ये होगा मीजो हो जाएगा, मीजो थर्मल या मीजो टेम्परेचर वाला हो गया, माइक्रो थर्मल हो जाएगा, कम तापमान वाला। आया समझ में? माइनर या माइक्रो के कंटेक्स्ट में रहेगा। और ई हो गया उपध्रुवी, ई का मतलब है उपध्रुवी जलवायु, सब पोलर, सब आर्कटिक। और एफ हो गया आपका जो है पोलर क्लाइमेट, ध्रुवी जलवायु, पोलर ध्रुवी। इस तरीके से क्या है कि सिलेबस इतना बड़ा है कि धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ता है कई जगह पे, दोनों को कॉम्बिनेशन। आया समझ में? और तुम लोग को चश्मे की प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो चश्मे की प्रॉब्लम है। आजकल तो बड़ा स्क्रीन आ गया, एक आध टैब ले लो भाई, इतना खर्चा कर रहे थे, एक तो टैब लेके पढ़ने के लिए टैब कर लो। आज की डेट में तो मस्ट हो गया वो भी, मोबाइल में लग रहा है छोटा स्क्रीन है तो टैब पढ़ने के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके बिना आज की डेट में काम नहीं चलेगा। आपको लैपटॉप और टैब में थोड़ा सा टाइम तो करंट अफेयर अपडेट करना है, तो सब कहीं ना कहीं से वो उसका सही यूज करना भी ज़रूरी है, उसके बिना काम तो जो भी प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत, हम अब 24 घंटे तो नहीं बैठना है उसमें, लेकिन उसको तो आपको आई फैमिलियर बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टैब वगैरह भी ले सकते हो, थोड़ा सा बजट बना के, समझ गए? तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन थोड़ा बड़ी दिखती है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, और बाकी तो काम मोबाइल से भी हो ही जाता है जूम वगैरह करके। लेकिन टैब ज़्यादा बेटर है, उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, है ना। लैपटॉप ना भी लो तो टैब अच्छा है, जब साथ में लेके चलो और जब मन करे उसमें। तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा ना कि बिना नेट ढूंढे हुए आपका काम, कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पता है, तुरंत आपको गूगल में जाके नेट ढूंढना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा आपका जो। तो उसको थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना है जहाँ पे। तो ये हो गया आपका ये वाले, फिर ये आपका बी वाले हो गए। बी में सेम आपका शुष्क जलवायु के लिया था, वर्षा और वाष्पीकरण अनुपात, इसमें भी बी एस एंड बी डब्ल्यू आ जाएंगे, इसके भी दो बन जाएंगे, बी एस बी डब्ल्यू, जैसे कोपेन ने बनाया था। चीज़ें वही है, बस आपका थोड़ा सा उसने डिफरेंट करके सरल कर दिया है। और फिर आपका ऊंचाई को लेकर के चला है कि ऊंचाई के अनुसार भी क्लाइमेट में क्या होता है, चेंज होता है, तो ऊंचाई उच्च जलवायु करके अलग से बना दिया है। तो वही चीज़ें हैं, बस उसी को अब याद करना है, उसी को आपको, तो उसी को मैंने बना के दे दिया भाई। ए का मतलब ये होता है, बी का मतलब ये होता है, बता ही दिया मैंने। उसी को जो विशेषताएं वही पढ़ी थी कोपेन वाली, वो भी याद है, तो उसी को लिख सकते हो। और वो स्लाइड बनाने के पीछे कारण ये भी है कि इंसर फॉर्म में हो गया है ना, उसको लाइन टू लाइन। तो ट्रेवार्था है 1954 में दिया था, फिर चेंज संशोधन किया उसमें 1968 में, और कोपेन को जो है तर्कसंगत प्रणाली बनाने की कोशिश की है। तर्कसंगत मतलब ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की उसने जो है। तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस 19 कब दिया था वो वाला है। हाँ 1968 में अमेंडमेंट है, उसके बाद फाइनल करके दिया था। आधार भी उसने, मैंने कहा प्राथमिक प्राइमरी, सबसे पहले उसने तापमान और वर्षा को ही दो प्रमुख आधार बनाया उसने भी जो है, तापमान और वर्षा को ही क्या किया, मेन बेस बना करके चला हुआ है। और बाद में जो है कुछ चीज़ों को तापमान के साथ साथ और चीज़ों को लिया हुआ है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आपके जो मेन हो गया। बाउंड्रीज टू बेटर अलाइन विथ बायोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल रियलिटी, क्योंकि तापमान और वर्षा ही है जो क्या करते हैं, आपका किसी भी जीव जंतु वनस्पतियों के बाउंड्री को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं वनस्पति। फिर से बेसिक, ट्रेवार्था ने कोपेन के समान अक्षर ए बी सी डी ई इन सब का यूज किया हुआ है। वनस्पति क्षेत्रों के साथ अधिक सटीक रूप से मेल खाने के लिए सीमाओं को संशोधित किया। उन्होंने तापमान और वर्षा मानदंडों को सरल बनाया, मतलब इसने भी वनस्पति और उसके संबंध को लिया है, आधार में वहाँ पे लिख सकते हो। इसने भी जो है वनस्पति के साथ सही तरीके से मेल खिलाने के लिए उसमें संशोधन भी किया बाद में जो है, तो वेजिटेशंस। तो इसने भी तापमान और जलवायु और वनस्पति के संबंधों को कोपेन के समान, थानथवेट के समान इसने भी लिया हुआ है। थानथवेट ने दूसरे तरीके से यूज किया था।
हानथवेट ने उसके इंडिकेटर्स के रूप में यूज किया था, ठीक है। तो वो अब उसके बाद है मेजर ग्रुप्स में, तो फिर से वही आ गया ए, कहा गया ए लिखा है आपका ग्रुप ए, उष्णकटिबंधी, जो मैंने बताया आपको उसका नाम क्या दिया हुआ है, ग्रुप ए। ये आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्णकटिबंधीय जलवायु है कि नहीं, तो वही मैंने आपको बताया था। इसमें बस इतना याद रखना है, उष्णकटिबंधीय सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री से क्या होता है, ऊपर होता है। मतलब 12 महीनों का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों का तापमान क्या होगा, 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो उसको किस क्लाइमेट में रख दिया उसने, ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे सिंपल सा है। ए का मतलब ही हो गया कि सभी 12 महीनों का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, उसको कौन सी क्लाइमेट में रखेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रखेंगे। क्लियर है। दूसरा है आपका, इसी को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया वर्षा के आधार पे। आगे जो इसको वर्षा के आधार पे ट्रॉपिकल वेट उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में डिवाइड कर दिया। और आर्द्र का मतलब ही है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सालों भर वर्षा होगी। उसके लिए उसने इसने कोपेन ने क्या यूज किया था, एएफ किया था। कोपेन ने क्या किया था आपके जो है, एएफ किया था, है कि नहीं। तो इसने उसकी जगह पे क्या यूज कर लिया, एआर कर दिया, बस इतना ही अंतर है। तो कोपेन के एएफ के समान। फिर एडब्ल्यू का मतलब ट्रॉपिकल सवाना टाइप का हो गया, ये वाला डब्ल्यू वाला लिखा था ना सवाना टाइप के लिए, डब्ल्यू वाला सवाना के लिए यूज किया था। ड्राई एंड वेट, मतलब एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन भी होगा और वेट सीजन भी होगा, तो इसको सवाना टाइप के लिए यूज किया था। तो इसने यहाँ पे एडब्ल्यू सेम आपका आ गया। मानसून भी ये वाला सेम है आपका, एएम कोपेन के समान ही, तो इसमें कुछ भी अलग ही नहीं है। तो बस याद, नाम याद रखना है, एफ की जगह बस यहाँ पे आर किया है, बस ये अलग है आपका। आ रहा है ना समझ में। तो इतना, ये सब टॉपिक याद करने वाले हैं इसमें। याद मतलब याद वैसे नहीं कर सकते, समझा दिया तो याद करना अब आसान हो जाएगा। खुद से पढ़ के याद करोगे तो क्या कैसे याद करेंगे थोड़ी पता चलता। तो अब समझा दिया तो उसको याद रखना है। बी ड्राई क्लाइमेट्स है, अभी बताया मैंने, शुष्क जलवायु, वर्षा वाष्पीकरण के संबंधों पर आधारित है। इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। बी डब्ल्यू डिजर्ट हो गया और बी एस क्या हो गया, स्टेपी टाइप सेमी एरिड वाला हो गया। यहाँ पे कम वर्षा होती, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा उसकी तुलना में ज़्यादा, इसकी तुलना में ज़्यादा होगी। स्टेपी का मतलब भी बताया था, लगभग आपका 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी, तो स्टेपी टाइप में आ जाएगा। लेस देन 50 होगी तो इसमें आ जाएगा डिजर्ट टाइप में। 50 से 75 या 75 तक जाएगा तो किस में आ जाएगा, सेमी एरिड स्टेपी टाइप में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हो गया। और फिर इसको भी दो दो भागों में डिवाइड किया। बी डब्ल्यू और बी एस को भी जो है उसने बी डब्ल्यू एच बी डब्ल्यू के कर दिया। वही ज़्यादा गर्म है तो डब्ल्यू एच हो गया, थोड़ा कंपेरेटिवली ठंडा है तो बी डब्ल्यू के हो गया, है ना। वही सब चीज़ें हैं जो कोपेन में हमने पढ़ा था इसमें। कार्ड, हाँ वही कार्ड के लिए, ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप के लिए, सॉरी कार्ड मतलब थोड़ा सा टेम्परेट कोल्ड लिखा ना आपका, कोल्ड के लिए के। तो राजस्थान में भी जैसे हमने देखा था कोपेन का, तो यहाँ पे किनारे वाला बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू था वहाँ पे, और उसके बाद वाला क्या था, बी एस एच डब्ल्यू था कोपेन का, जो याद होगा यहाँ पे किनारे वाला राजस्थान वाला। तो यहाँ पे त्रिवार्था का है तो इसने डब्ल्यू वाला लास्ट वाला हटा दिया है, बी डब्ल्यू के और बी डब्ल्यू एच। एच मतलब हॉट, ज़्यादा गर्म होगा, के मतलब कोल्ड, है ना। के का मतलब ये लेटिन वर्ड है क्रेक, कार्ड, कार्ड का मतलब ठंडे से है ना। यहाँ पे एच का मतलब हॉट से है, ठीक है। तो ये के बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट एस है, उसके भी दो हो गए। और क्लाइमेट आपका टेम्परेट है, थोड़ा कम तापमान है, तो आपका ये वाला हो गया। ऐसा समझ में। तो इसको भी इस तरीके से उसने दोनों को दो दो भागों में डिवाइड कर दिया टेम्परेचर के आधार पर। तो ये सिंपल सा फिर से हो गया। उसके बाद आपका बी के बाद सी क्लाइमेट। सी आपका ये आपका सब ट्रॉपिकल ग्रुप से उप उष्णकटिबंधी या शीतोष्णकटिबंधी कह सकते हो। उप उष्ण का मतलब न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, है ना। शीत प्लस उष्ण, इसमें दोनों ले लिया उसने लगभग। तो सी से दिखाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कम से कम 8 से 12 महीनों का तापमान 10 डिग्री से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। मतलब 4 महीने का तापमान 10 से कम होगा, 8 से 12 महीने का तापमान क्या होगा, 10 से ज़्यादा होगा। तो उसको हम किस में रखेंगे, उप उष्ण में रखेंगे,
आ रहे ना बात समझ में? तो इस तरीके से, और इसके फिर से दो भाग बना दिए। मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन का जानते हैं शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, शीतकाल में क्या होती है, शीतकाल में क्या होती है, वर्षा होती है कि नहीं? मेडिटेरेनियन तो रट ही जाएगा आप लोग को। शीतकाल में वर्षा, ये आपका रेनफॉल इन विंटर, ये इसका कॉमन है। तो सी एस कर दिया, और सी और सी बी करके आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हो गया। उसमें नो ड्राई सीजन, कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के लिए देखेंगे तो सी ए वाला फिर से चाइना टाइप का हो गया, और सी बी वाला जो है थोड़ा सा वेस्टर्न यूरोपियन या मैरीन, जिसको पढ़ा था हमने मैरीन कोस्टल वाला, उसके टाइप का हो गया, जहाँ पे सालों भर बारिश होती है। एक तो सी ए वाला इधर चाइना वाला व्यापारिक हवाओं से होती है, और उधर आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य मैरीनल टाइप जिसको कहा था, उसको कोपेन ने कहा था, वो पछुआ हवाओं से होती है, वेस्टर्लिस से होती है। याद आ रहा है? तो चीज़ें इस तरीके से याद रखना है। ग्रुप डी, ठीक, अभी लिखवाना भी होगा तो मैं कि स्लाइड चालू कर पढ़े खड़ा रहूँगा यहाँ पे। टाइम तो मुझे हिंदी और इंग्लिश लिखवाने में टाइम लगता है ना, और ज़्यादा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। लिखवाना भी हो तो यहीं पे बैठ के लिखना पड़ेगा, तो इससे तुम लोग का टाइम घर में बचेगा, यहाँ पे लगेगा। मेरा टाइम स्लाइड बनाने में फिर टाइम देने का मतलब ही नहीं मेरा। मैं स्लाइड बनाने के लिए सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा बना के बैठता हूँ, तो वो टाइम भी तो मेरा बचना चाहिए ना भाई। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोग को भी एडजस्ट करनी है, कुछ मेरे को भी करनी है। शीतोष्ण जलवायु, डी का मतलब हो गया टेम्परेट क्लाइमेट, मध्यम तापीय, अल्पतापीय आपके जो शीतोष्ण टेम्परेट क्लाइमेट के रूप में, जिसको मैंने अल्पतापीय के रूप में लिखवाया था। तो यहाँ पे 4 से 7 महीनों का तापमान क्या होता है, 10 से ज़्यादा होता है। वहाँ पे कितना था, 8 से 12 महीनों का तापमान था। यहाँ पे 4 से 7 महीने कम से कम 10 डिग्री से ऊपर होंगे, मतलब 4 वाले अभी भी क्या होंगे, नीचे होंगे, 10 डिग्री से कम वाले होंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, सी और डी में। वहाँ 8 से 12 का 10 से ऊपर था, यहाँ पे 4 से 7 का 10 से ऊपर है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो इसको फिर से डी ए, डी बी, डी सी, डी डी करके डिवाइड किया है। डी ए का मतलब हो गया सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री से अधिक होना चाहिए। सबसे गर्म महीने का तापमान आपका 22 डिग्री से अधिक है, उसको डी ए कहा। डी बी किसको कहा, सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री से, दोनों में सेम सेम लिखा है क्या? ठीक है, उपद्रवी सब बोले कम होना चाहिए, ये वाला कम कर देना एक में, नीचे वाले में। ये वाला ज़्यादा गर्म होता है, मोर देन 22, इंग्लिश में वही लिखा है, सेम उतर गया है। ये आपका लेस देन कर देना इसको, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, कॉपी में चेंज करना, लेस देन। ये आपका 22 से ऊपर होगा तो ए कहेंगे, 22 से नीचे होगा तो क्या कहेंगे, आपके जो है आपका डीबी कहेंगे। क्लियर है? तो कुछ चीज़ें कॉमन सेंस भी लगा लेना है। उपध्रुवी, लंबी शीत ऋतु होती है, उसको हम लोग उपध्रुवी में रखे हुए, लॉन्ग विंटर है ना, मतलब आपका। और डीडी का मतलब, ठीक है, कोई भी महीना 10, इसको भी उपध्रुवी, दोनों को उपध्रुवी कहा है। कोई भी महीना 10 डिग्री से अधिक तापमान प्राप्त नहीं करता, सबसे ठंडा अधिक होता है। इसमें आपका जो कोई भी महीना जो है 10 डिग्री से अधिक तापमान प्राप्त नहीं करता है। राइट? आ रहा है? बस समझ में नहीं आ रहा है ना? एक बार हिंदी ट्रांसलेट किया तो देख लेता हूँ। डी ए, आर्द्र महाद्वीप, सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री से अधिक। डीबी आपका जो है 22 डिग्री से कहाँ, 22 डिग्री से कम है, तो ट्रांसलेशन में गलती है। उपध्रुवी जलवायु, लघु ग्रीष्मकाल होता है, इसको डीसी को कहा गया लघु ग्रीष्मकाल, मतलब छोटा ग्रीष्मकाल होगा, और इसमें कोई भी ग्रीष्मकाल नहीं होगा। डीसी में कोई भी ग्रीष्मकाल नहीं होगा, जिसको लिख लो थोड़ा सा। हिंदी वालों को तो नीचे दिखा हुआ है। डीसी और डीबी में अंतर देखिए, लॉन्ग विंटर सीजन और लघु ग्रीष्मकाल, छोटा लेस आपका क्या होगा, समर होगा। एक बहुत ही शॉर्ट लेस की जगह पे शॉर्ट समर, छोटा समर। और इसमें कोई समर नहीं होगा, इसमें कोई क्या होगा, डीडी में कोई नो समर। दोनों में डिफरेंस हो गया, क्लियर? एक में समर होगा, एक में समर
नहीं होगा, DD में समर नहीं होगा। कोई भी महीना 10 डिग्री से अधिक तापमान प्राप्त नहीं करता। सबसे ठंडा महीना होता है नो मंथ हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री, द कोल्डेस्ट कंडीशंस प्रिवेल, हमेशा ठंडा बना रहता है, तो इसका मतलब गर्मी नहीं होगी। आया समझ में? ये हो गया आपका, तो दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें लंबी शीत ऋतु होगी और इसका छोटा क्या होगा, समर होगा, छोटा ग्रीष्म होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से निकलेगा। आया समझ में? तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, डी वाला। उसके बाद ई है, तो ई का फिर से वही उपध्रुवी या उप आर्कटिक, ठीक है, बोरियल टाइप भी कहा है उसने, जो बोरियल वन बताया था आपका महाद्वीप के अंदर। तो ये 1 से 3 महीने का तापमान 10 से ऊपर होता है, मतलब बाकी जो महीने का तापमान 10 से क्या होगा, कम होगा। ग्रीष्मकाल अनुपस्थित, वर्ष भर ध्रुवीय हवाएं चलती है, इसके 2 प्रकार। तो 1 से 3 महीने का तापमान 10 डिग्री, मतलब बाकी जो 9 महीने बच गए उसका तापमान 10 से कम होगा। आया समझ में? और सालों भर ध्रुवीय हवाएं चलती है, तो ध्रुवीय हवाएं के प्रभाव में, ध्रुवीय हवाएं कौन से क्षेत्र समझते हैं आप लोग, जो आपके जो है ध्रुवीय हवाएं, ये वाला ऊपर का क्षेत्र है ध्रुवीय हवाएं, तो यहाँ पे सालों भर ध्रुवीय हवाएं चलती रहती, तो वो वाला रीजन हो गया, पोल से थोड़ा सा इधर वाला रीजन। इसके भी 2 प्रकार कर दिए, एक टुंड्रा टाइप जहाँ पे सालों भर 10 डिग्री से, सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 10 से कम होगा, मतलब गर्मी के महीने में 0 से 10 के बीच में रहेगा, गर्मी के महीने में क्या होगा, और बाकी इसमें क्या है, सालों भर बर्फ जमी रहेगी। तो ये ध्रुवीय हिमाच्छादित हो गया। आया समझ में? यहाँ पे सालों भर बर्फ जमी, सालों भर 0 से कम है, यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी के महीनों में तापमान 0 से 10 के बीच में रहेगा, तो उसको टुंड्रा और इसको ध्रुवीय जलवायु कहा है। तो इस तरीके से ET और EF इसको डिवाइड कर दिया। ई को जो है, EF जो है आपका पोलर क्लाइमेट, ध्रुवीय जलवायु, जो ध्रुव के आसपास सभी महीने 10 से नीचे रहते हैं आपका। तो ये लगभग दोनों E और F दोनों लगभग सेम ही है। FT टुंड्रा क्लाइमेट, ध्रुवों के ना, उपध्रुवीय और ध्रुव में अंतर इतना ही है, जैसे हम बोलते हैं ना, ध्रुव के चारों ओर वाला ध्रुवीय हो जाएगा, है कि नहीं, और उपध्रुवी का मतलब होता है इससे थोड़ा सा दूर, यहाँ वाला उपध्रुवी कहलाएगा, सब पोलर। आइए बस समझ में, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि ध्रुव के चारों ओर है तो वह ध्रुवीय जलवायु हो जाएगी, और ध्रुव से थोड़ा सा नीचे आएंगे बीच वाले रीजन में, मतलब 65 से 90 के बीच वाला जो रीजन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, उपध्रुवी, और ध्रुव के चारों ओर वाला क्या हो जाएगा, ध्रुवी। तो ये डिफरेंस है, ये ध्रुवी के कंटेक्स्ट में लिया हुआ है। तो ये इसमें भी टुंड्रा जलवायु का मतलब ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यहाँ आर्कटिक महासागर के तटीय भागों में, आर्कटिक द्वीपों में, उत्तरी आइसलैंड और दक्षिणी ग्रीनलैंड के हिमरहित तटों पर विस्तृत है। हिमावरण सालों भर बर्फ जमा रहता है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब FI में आ जाएगा। आइसकेप का मतलब है जो सालों भर बर्फ जमी रहती है, अंटार्कटिका जैसे है। तो यहाँ पे सालों भर क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, आइसकेप। तो उस तरीके को उसने FI में रखा हुआ है। तो ये साउथ में रहेगा आपका, जो है सभी महीनों का तापमान 0 से नीचे होता है। तो E और F लगभग ध्रुवीय और उपध्रुवी के कंटेक्स्ट में यूज किया हुआ है। किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, बर्फ से जमी होती है। तो ये सब विशेषताएं ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये वाला 2 उसके लिए यूज किया हुआ है। तो EF करके भी 2 अलग अलग क्लाइमेट, उसने F यूज नहीं किया था, कोपेन ने सिर्फ E तक ही लिया था। तो इसने ध्रुवी को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक ध्रुवी और एक आपका उपध्रुवी, ये थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। तो इस तरीके से है। तो ये आपका, और लास्ट में एक H जलवायु, उच्च स्थली का मतलब ऊपर जाएंगे तो कैसे चेंज होता है, उसके कंटेक्स्ट में एक H जलवायु दे दिया है कि ऊपर जाएंगे तो भी जो है थोड़ा सा तापमान क्या होता है, डिक्रीज करता है, जिससे जलवायु क्या होती है आपकी, चेंज होती है। पर्वतों के ऊपर होती कि नहीं होती है ना, ऊपर जाएंगे तो क्लाइमेट टेम्परेचर कम होता है, वर्षा की मात्रा भी कम होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लाइमेट भी क्या होती है, अलग अलग ऊंचाई पर चेंज होती है। तो कोपेन ने ऊंचाई को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, है ना। कोपेन ने क्या कहा था कि 5000 मीटर तक जलवायु लगभग क्या रहती है, सेम रहती, बोल दिया था। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसने कहा कि नहीं, जलवायु ऊंचाई के अनुसार भी अलग अलग ऊंचाई पे क्या होगा आपका, जो है क्लाइमेट कुछ ना कुछ चेंज होगा, इस तरीके से माना हुआ है। तो ये डिफरेंस कोपेन के साथ भी मिलता है।
तो दोनों का डिफरेंस भी पूछ देता है, कोपेन और ट्रिवार्था का क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। तो तीनों के कुछ पॉइंट्स दे दिए मैंने, तीनों में डिफरेंस, कोपेन, थानथवेट और ट्रिवार्था। तो नेचर इसका एम्पिरिकल है, आनुवांशिक है, अनुभाविक और आनुवांशिक दोनों है इसका थोड़ा सा। और मानदंड तापमान वर्षा है, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन है, सरलीकृत तापमान वर्षा है, मध्यम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका जो है, सरल और व्यवहारिक है। फोकस वनस्पति क्षेत्र है, जल मृदा नमी है, भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये कुछ अंतर से दोनों में जो मेन पॉइंट्स डिफरेंस है उनको थोड़ा सा ध्यान में, जो पढ़ा है उसके बेस पे अपने से भी निकाल सकते हो है ना। कोपेन और ट्रिवार्था का पूछेगा ज़्यादा, खासकर कोपेन और ट्रिवार्था का पूछता है और दोनों का पूछता है। कोपेन और ट्रिवार्था और थानथवेट के जनरली नहीं पूछता है ना। हम पूछेगा तो कोपेन के साथ ट्रिवार्था या कोपेन के साथ थानथवेट का ही पूछा हुआ है डिफरेंस, ठीक है। थानथवेट और दोनों का नहीं पूछता है। तो ये पीछे भी देखा था कोपेन और थानथवेट का जो है, कोपेन का ट्रिवार्था का जरूर पूछेगा, तो वो भी समझ में आ गया होगा कि सरल कैसे किया उसने, जो है कहाँ पे चेंज किया है। गुण क्या है, तो थानथवेट की तुलना में मैप करना सरल है। उपोष्णकटिबंधीय सीमा के रूप में 8 महीने के लिए 10 डिग्री समताप रेखा का उपयोग करता है, जो वनस्पति के लिए भौगोलिक रूप से अधिक सटीक है। मतलब कि जो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है 10 डिग्री समताप रेखा, 10 डिग्री से कम है तो फिर आपका ठंडे में चला जाएगा, और 10 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर आपका उपोष्ण में आ जाएगा। तो 10 डिग्री समताप रेखा का यूज किया उसने जो है, तो ज़्यादा अच्छा माना गया उसको। कोपेन की तरह यह विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक प्रणाली बनी हुई है, जलवायु के कारणों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। यह पवन प्रणालियों और वायु राशियों की उपेक्षा करता है, जिसकी आलोचना थानथवेट ने भी की हुई है। तो बाकी चीज़ों की उपेक्षा करता है, जैसे बाकी कोपेन ने किया था, थानथवेट ने भी इग्नोर मारा था, तो उसी तरह से ये भी करता है। तो मेरिट और डिमेरिट्स कुछ पॉइंट्स है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा और याद इतना कम से कम करना पड़ेगा। निष्कर्ष है, यह ट्रिवार्था के वर्गीकरण को अक्सर अमेरिकी और एशियाई भौगोलिक अध्ययनों में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह कोपेन की सादगी और विश्व जलवायु क्षेत्रों के वैज्ञानिक यथार्थवाद के बीच संतुलन बनाए रखता है। मतलब कठिन और सरल के बीच में मध्यम मार्ग अपनाया है, बहुत ज़्यादा कठिन, ठीक है, तो दोनों के सरल करने की कोशिश की हुई है। इंडिया में तो अलग से पढ़ेंगे ट्रिवार्था को, इंडिया में भी, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाए, हालांकि मैंने कहा ना कोपेन का ही ज़्यादा पूछता है, कोपेन को ही ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है प्रीलिम्स वगैरह में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में। तो इसमें फिर से इसको कोपेन ने क्या कहा था, AMW कहा था किनारे वाले को, इसने क्या कहा हुआ है, AM कहा हुआ है, राइट, दिख रहा है। फिर ये डॉट डॉट वाला, ये वाला पूरा AW लिया था, इसने इसको डॉट डॉट वाले को क्या लिया, ये भी ट्रॉपिकल सामाना AW लिया हुआ है। इसका क्षेत्र आपका ये बीच वाला BSHW लिया था, यहाँ पे BS होगा आपका जो है, दिख रहा है ये वाला। तो दोनों का अलग अलग करके, ये CWG गंगा का मैदान लिया था, यहाँ पे इसको किस तरीके से लिया है, CAW लिया हुआ ये वाला, दिख रहा है ये वाला। उसने गंगा के मैदान के लिए CWG लिया था, ये क्या लिया हुआ है, CAW लिया हुआ, दिख रहा है। इधर आपका DFC लिया था कोपेन ने, यहाँ पे H माउंटेन टाइप जलवायु में डाल दिया उसने। यहाँ पे E और ET लिया था, इसको माउंटेन टाइप में डाल दिया उसने, दिख रहा है। क्या बोल रहे, यस, ठीक है। तो ये दोनों का कंपेरिजन मैप सामने रख करके कर सकते हो। राजस्थान वाला है तो ये आपका BWH, उसको BWHW कहा था, और BSHW कहा था, तो इसमें लास्ट वाला W नहीं है यहाँ पे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कभी कभार क्वेश्चन कैसे आएगा प्रीलिम्स वगैरह में, खास करके दे देगा कि गंगा के मैदान को कोपेन ने किस वर्ड से दिखाया हुआ है, या CWG का मतलब क्या है, समझ गए ना भाई। तो CWG था, यहाँ पे CAW है, CAW है यहाँ पर जो है ट्रिवार्था का देखेंगे तो थोड़ा सा ये वाला कॉर्नर वाला यहाँ पे उसने अलग से बनाया था, AS करके बनाया था, बताया था ना। यहाँ पे कोपेन का AS करके अलग से था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिया इसने, जो इसने AW में ही ले लिया इसको, ट्रॉपिकल सवाना में ही पूरा का पूरा ये वाला ले लिया आपका जो है, तो ये अंतर है। तो इस तरीके से कभी कंपेयर करने के लिए पूछे तो ये ध्यान में रखना। हिंदी वालों के लिए तो लिखा हुआ है नोट्स टाइप का, इसी को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके ऊपर डाला हुआ है कुछ कुछ चीज़ें जो है। तो ये 3 आपके सिलेबस में थे,
तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर हो गया होगा आपके जो है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है कोपेन, थानथवेट और टिवार्थागो, है ना। जितने 2 3 4 5 10 बार जितने बार भी पढ़ना हो इसी को इतना ही पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी को याद कर लेना है। और जो भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं में से सोच समझ करके जितना याद आ जाए एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है ना। और बाकी प्रीलिम्स में जो आया पूछा है, थानथवेट भी पूछा है प्रीलिम्स में, तो 1-2 क्वेश्चन जो है जो कल दिखा रही थी तो वो भी बन जाएंगे। इजी क्वेश्चन थे। थानथवेट और कोपेन का जो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन बनाया हुआ था। उसमें देखना मेन तो मैंने कहा ना कि वो जो दीक्षा पब्लिकेशन वाले में क्लाइमेट में निकाला है कि नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे भी डाउट था, लेकिन एआई में ये बोल रहा था कि उसमें भी दिया हुआ है करके, तो मान लिया मैंने। ठीक है, तो एक बार देख लेना। उसमें मेन आपका दीक्षा जो बुक है उसमें देखना, क्योंकि एआई क्या कई जगह से कुछ टॉपिक उठा करके यूपीएससी की जगह यूपीएससी को यूजीसी वाला भी उठा के दे सकता है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता दिया कि मैं भी पेपर मैंने कहा ना कल भी मैंने कहा था कि मैं भी पेपर देखता हूँ, जब भी एग्ज़ाम होती है तो एक बार पेपर नज़र मारता हूँ, सालों भर कम से कम एग्ज़ाम के जिस दिन होती है उस दिन तो ज़रूर मारता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं कि कोपेन का और कोपेन का थोड़ा बहुत पूछ भी सका, तो थानथवेट का पूछा होगा ये याद नहीं है। लेकिन कल वो बच्ची लाई थी कुछ क्वेश्चन निकाल करके, उसमें 2020 में एक क्वेश्चन दिया हुआ थानथवेट को लेकर के, आधार क्या लिया है, ठीक है। 2020 में जाके देखना 2020 में थानथवेट का क्वेश्चन आया था क्या, तो ठीक है। एनीवे एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, लास्ट एक टॉपिक है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट, साथ में दिया हुआ है नगरीय जलवायु, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड नगरीय जलवायु, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान, हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त, उसका यूज। जलवायु विज्ञान एवं नगरीय जलवायु करके सिलेबस में टॉपिक है। आया समझ में। तो अनुप्रयुक्त, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, अप्लाइड 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 करते रहते ना तुम लोग, क्या होता है अंक? अच्छा दुर्गा, हाँ बोल सकते, तो कैसे बोलो, कैसे लिखोगे? अनुप्रयुक्त अप्लाइड का मतलब क्या होगा विशाल, है ना। जो भी हम पढ़ते हैं सिद्धांत, उसका व्यवहार में उपयोग, वो क्या कहलाता है, अप्लाइड कहलाता है ना। आपने पढ़ा केमिस्ट्री के बुक में H2 + O2 दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब जब उसको प्रैक्टिकल में यूज करोगे, लैब में जा कर के प्रयोग करोगे, तो वह उसका अप्लाइड कहलाएगा, अप्लाइड पार्ट कहलाएगा, है कि नहीं। तो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसका मानव के लिए कुछ न कुछ क्या होता है, मानव के लिए उपयोग, है ना। जो भी पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका मानव के लिए व्यवहारिक उपयोग, है ना। चाहे बायोलॉजी पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे, तो जब तक उसका मानव के लिए व्यवहारिक उपयोग नहीं दिखाई देगा तब तक उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मनुष्य के लिए उतनी, हर सब्जेक्ट का होता है। फिलॉसफी भी पढ़ते हैं उसका भी होता है ना। फिलॉसफी भी पढ़ते हैं तो जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, यदि आप फिलोसफर्स के विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपके जीवन में अप्लाई करोगे। लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते, पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते भी नहीं, कई लोग तो पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन
दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का एक पार्ट है धर्म, और धर्म की बात करें तो लगभग 80-90% लोग धार्मिक है, धर्म को किसी न किसी रूप में मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुराने समय से लेकर अब तक देखेंगे तो आपके जो मनुष्य की नैतिकता है कई क्षेत्रों में गिरी है। पाप जिसको हम लोग कहते हैं बढ़े हैं, बढ़े कि नहीं बढ़े भाई पुराने समय से लेकर? इसका मतलब है कि धर्म ठीक से काम, कॉमन सेंस, सीधी सी बात मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि लगभग 80 से 90% लोग दुनिया में धार्मिक है, राइट? धर्म को हर कोई मान रहा है। लेकिन आप पापों की मात्रा देखिए, वो तो गंगा में डुबकी लगा के हम सोचते हैं कि गंगा पाप खत्म हो गया, आसान रास्ता निकाल लिए, पाप करो और धोए गंगा। तो ये मनुष्य क्या है, हमेशा अपने गलत कामों को छुपाने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढ लेता है कि नहीं? ये नहीं सोचेंगे कि पाप करने ही नहीं है, बेचारी गंगा को मैली कर दिया हमने। समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो धर्म यदि वास्तव में मनुष्य के नैतिक जीवन में सुधार के लिए होता है, मनुष्य के जीवन में सुधार के लिए होता, तो आज अनैतिकता नहीं बढ़ती, पाप नहीं बढ़ते। इसका मतलब धर्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। धर्म में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपका जो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म के चिंतकों को सोचने की ज़रूरत है कि मैम इतने सालों से तो सभी लोग धर्म को मान के चल रहे, लेकिन उसके बाद भी पाप कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे। कई सारे ऐसी घटनाएं हो रही जो पहले कभी सोचता भी नहीं था आदमी, है ना? आज आदमी को ऐसे ही मार देता है, भाई भाई ऐसी को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है ना? कल एक किसी ने बताया कि बाप भी बेटे को इस तरीके से मीटा को शरीर फूट गया, ठीक है, छोटे से गलती के लिए। तो ये सब घटनाएं हो रही है, इसका मतलब है कि धर्म सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ना कि हम सब कुछ पढ़ते हैं, शास्त्रों में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन उसको अप्लाई अपने ऊपर, गीता नैतिक जीवन की पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक नहीं है गीता। गीता क्या है? आपका जो है नैतिक जीवन को अच्छे से कैसे समझा जाए सबके लिए है। उसको जब से धर्म का रंग दे देते बात अलग है, लेकिन गीता जो उपदेश दिया गया तो सभी पूरे मानव प्रजाति के लिए, मानव जाति के लिए, कि उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई कि यदि उसको सही तरीके से जीवन में फॉलो करोगे तो जीवन आपका क्या हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन 2 लाइन याद रहती है, उसको भी ध्यान से, कर्मण्यवाधिकारस्ते, उसके बाद भी हम उसको ठीक से फॉलो नहीं करते। माँ फलेषु कदाचिन, और कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार, या हमारी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 चीज़ ऐसी और लिखी हुई है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी को हम फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते। चिंता पहले से ले लेते कि सिलेक्शन होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा। ये गीता में लिखा है कि तुम अपने कर्म पे नियंत्रण रखो, कर्म अच्छे से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, फल की चिंता छोड़ दो, है ना? बस समझ में। तो उसी कंटेक्स्ट में तो अप्लाइड पार्ट हमारा, हर सब्जेक्ट का अपना अप्लाइड पार्ट होता है, चाहे फिलॉसफी का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। हिस्ट्री भी क्यों पढ़ते हैं? ताकि पुरानी गलतियां जो कि उससे सीखें हम लोग, है ना? क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन उससे भी नहीं सीखते हम लोग। मैंने कहा ना, हिस्ट्री की चीज़ों से भी नहीं सीखते, वही गलतियां बार बार करते रहते। सीखते तो सांप्रदायिक दंगे जो पहले होते थे अब नहीं होते, अंग्रेजों के समय होते थे। अंग्रेज लोग फुट डालो राज करो की नीति के साथ सांप्रदायिक दंगे करवाते थे। आज भी हम लोग कोशिश करते कि मौका मिलते हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वा दे, करते ना नेता और बाकी जो कई सारे लोग हैं, करते कि नहीं करते कोशिश। तो हमने पीछे हिस्ट्री से कुछ सीखा क्या कि अंग्रेज हमारे पर शासन क्यों कर पाए? उस समय जो भी जितनी पॉपुलेशन इंडिया की रही होगी और कुछ छोटे सा देश से लोग आकर के हमारे ऊपर कंट्रोल कर पाए, क्यों? क्योंकि हम आपस में बटे हुए थे। पूरे देश में कई सारे अलग अलग राजाओं का शासन था। राजा सिर्फ अपना ही सोचता था कि भाई इतना ही बचाना है मेरे को, और अपने लालच में फिर दूसरे अंग्रेजों की हेल्प कर देते थे। तो इसलिए तो अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारा क्या किया? शोषण किया, गुलामी रखी हम लोग जो है। तो उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण था कि हम एक नहीं थे ना। आज भी हम हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो दूसरा तीसरा देश आकर के क्या करेगा? फायदा उठाएगा। चाइना, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, अमेरिका दूसरे के माध्यम से फायदा उठाएगा। आपस में लड़ेंगे तो आई ना, बस समझ में। लेकिन बाकी के देश लड़ाना की कोशिश क्यों? बाकी देश तो करते ही है, अपने देश के नेता और अपने देश से कई सारे
ढोंगी बाबा और मौलवी सब करते हैं, कोशिश करता है कि उनकी दुकानें चलते रहे, जबकि होना क्या चाहिए एकता का, क्योंकि जितना एक रहेंगे कोई भी दूसरा देश आकर हम पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। एनीवे, तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट का अप्लाइड पार्ट है। उसी प्रकार जलवायु का भी क्या है, जो जलवायु विज्ञान है वह भी एक सब्जेक्ट है, तो वह एक सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का भी व्यवहार में जो उपयोग है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि किसी भी विषय के, है ना, कोई भी विषय हो, विषय के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी भी विषय के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ, आ रही बात समझ में? दो पहलू कौन से थे, एक सैद्धांतिक पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है आपका जो है, सैद्धांतिक, और एक होता है अप्लाइड, अनुप्रयुक्त, व्यवहारिक पार्ट, व्यवहार में उपयोग आपका जो है। तो किसी भी विषय के दो पहलू होते हैं, एक आपका होता है सैद्धांतिक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस विषय के सिद्धांतों का, उस विषय के सिद्धांतों नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, है कि नहीं? हम उस विषय के बारे में क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन सिद्धांतों और जो भी उस विषय से संबंधित जो भी सिद्धांत वगैरह होते हैं, जो भी कुछ नियम बन सकते हैं, उन सब बनाने की कोशिश करते, क्रमबद्ध अध्ययन करते, क्रमबद्ध अध्ययन करके उस सिद्धांतों का निर्माण करते, कुछ नियमों का निर्माण करते, प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि नहीं, सिद्धांत नियम बनाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत नियम टाइम पास करने के लिए तो बनाए नहीं जाएंगे, डेफिनेटली बनाए जाएंगे। तो इसका किस कंटेक्स्ट में बनाए जाएंगे कि उसका उपयोग मानव के लिए, मानव के हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है? अदरवाइज उस सब्जेक्ट का कोई मतलब, मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब उसका मानव के लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट कोशिश करता है कि उसका अधिक से अधिक मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपयोग हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इन सब का अल्टीमेट उद्देश्य क्या, मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाना, मानव का कल्याण करना, मानव के हितों की रक्षा करना। आई ना बात समझ में? तो सेम चीज़ यहाँ पर जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान में जलवायु से संबंधित सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। जलवायु क्या होती है, जलवायु में कितने प्रकार की होती है, पूरे विश्व में कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, जलवायु किन किन कारकों से प्रभावित होती है, चक्रवात सब पढ़ा ना हमने, जितना भी जलवायु के बारे में पढ़ा। ये सब क्या होगा, सीक्वेंस में सिस्टमेटिक अध्ययन हो गया, क्रमबद्ध अध्ययन हो गया। अब इनका अध्ययन का उपयोग जब हम मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो व्यवहारिक पक्ष कहते हैं, मानव के संदर्भ में उपयोग, किसी भी विषय का एप्लीकेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन बींग्स, तो वह उसका व्यवहारिक पार्ट कहलाता है, अप्लाइड। तो इस तरह से जलवायु विज्ञान का भी क्या है, जो अप्लाइड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे। आया समझ में? कि जलवायु विज्ञान का मानव के संदर्भ में जो व्यवहारिक उपयोग कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में हो सकता है, उस अध्ययन को, उस सब्जेक्ट के उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे। आया बात समझ, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना भाई? कि जलवायु विज्ञान का वह, या जलवायु विज्ञान की वह शाखा है ना, जलवायु विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य के संदर्भ में उपयोग पर क्या करती है, जलवायु विज्ञान के उपयोग पर जोर देती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी बोलेंगे। आया बात समझ में? कि जलवायु विज्ञान की वह शाखा जो जलवायु विज्ञान का उपयोग मनुष्य के हितों के संदर्भ में, मानव के कल्याण के लिए, मानव के जीवन को अच्छा बनाने के लिए करने पर जोर देती है, उस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। आए समझ में? अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी करके भी टॉपिक है, तो सेम परिभाषा रहेगी, बस वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगा, है ना। जियोमॉर्फोलॉजी में भी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी करके एक टॉपिक है,
तो परिभाषा वहाँ पे, यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी का उपयोग मानव के लिए देख रहे हैं, वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी का उपयोग मानव के लिए देखेंगे, तो परिभाषा बन जाएगी वहाँ पर। आया समझ में? अब कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये आपको देखना है, सोचना है कि अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, बताओ सोच करके। एप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में होगा। तो सबसे पहला तो रोटी कपड़ा मकान, मकान चाहिए तो मकान कैसे बनते हैं, है ना। आवासों का जो निर्माण होता है, घरों का जो निर्माण होता है, क्लाइमेट का योगदान होता है कि नहीं होता है आवासों के निर्माण में, है ना। आपके जो है सेटलमेंट या हाउस कंस्ट्रक्शन में होगा, आपका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस आ जाएगा। जैसे जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ की छतें थोड़ा सा ढलान वाली होगी, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे छतें क्या होती है, थोड़ा सा स्लोपी बनाएंगे ताकि पानी क्या हो सके तुरंत, और जहाँ बारिश कम होती है उसके छतें फ्लैट होती है। जैसे राजस्थान में जाएंगे तो फ्लैट छत वाली मिलेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो थोड़ा सा स्लोपी मिलेंगे। आई ना बात समझ में? तो हमारे जो घरों का निर्माण है, आवासों का जो निर्माण है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट मौसम के आधार पर ही देखा जा सकता है। तो पहले तो घरों के निर्माण में, है ना, जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ पर भी छतें इस तरीके से बनाई जाएंगी, क्योंकि जब बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगा तो थोड़ा सा नीचे की ओर स्लाइड करके गिर जाए। फ्लैट रहेगा तो फिर पूरा का पूरा वहीं पे जमा हो जाएगा, पिघलेगी बर्फ तो नीचे जाएगा पानी, है ना भाई। तो जहाँ स्नोफॉल होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, वहाँ के घरों की छतें क्या होती है, थोड़ा सा ढलान वाली होती है, और जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ की छतें थोड़ा सा क्या होती है, आपकी फ्लैट होती है। आ गया समझ में? तो आवासों के निर्माण में स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या चाहिए, रोटी चाहिए। तो कृषि किस पे डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेट मौसम पे डिपेंड करती है कि नहीं। तो कृषि के क्षेत्र में कहाँ पे कौन सी फसल बोई जाए, वहाँ पे वहाँ की क्लाइमेट के आधार पर ही निर्धारित होती है, मौसम के आधार पर ही निर्धारित होती है ना समझ में। तो कृषि के क्षेत्र में हो गया। उसके अलावा आपदा प्रबंधन, या आपदा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, है ना, बाढ़ सूखा सब आपदाएं हैं। तो कहाँ पे बाढ़ की संभावना है, कब बाढ़ आ सकती है, कब सूखा पड़ सकता है ना। जैसे अभी चेतावनी जारी की कि अभी आपका हीट वेव, मतलब अत्यधिक गर्मी, तो अत्यधिक गर्मी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट वेव की कंडीशन कहते हैं, है ना। जब टेम्परेचर किसी भी क्षेत्र का वहाँ के औसत से 5 से 10 डिग्री ज़्यादा होने लगे तो क्या कहलाता है, हीट वेव की कंडीशन उत्पन्न होती है। उष्मा तरंगे, हीट वेव ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन ट्रांसलेट करेंगे तो उष्मा तरंगे, समझ रहे। जैसे मान ले बिलासपुर का तापमान औसत 35 डिग्री वाला है और यहाँ पे टेम्परेचर 45 से ज़्यादा हो जाए, अलग अलग डिफाइन किया गया हीट वेव्स का। देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट ही है आपका, हीट वेव्स क्या होता है, तो जाके पढ़ लेना आज। तो 5 से 10 डिग्री बढ़ गया तो ये यहाँ के लिए क्या हो जाएगी, हीट वेव की कंडीशन हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो अलग डेफिनेशन है, मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है ना, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तापमान पहले से ज़्यादा होता है तो थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठंडे क्षेत्र में जहाँ पे 20-22 डिग्री में रहने की आदत है, 5 डिग्री बढ़ गया तो उनको और ज़्यादा तकलीफ होगी। और जो 35 डिग्री में पहले से रह रहा है, 2-4 डिग्री बढ़ गया तो भी कम फर्क पड़ेगा। आई ना बस समझ में। तो हीट वेव को भी डिफाइन किया गया, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग परिभाषा दी गई है ना, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अलग परिभाषा दी गई है, मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग दी गई है। तो आज जाके एक बार देखना कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव्स फॉर यूपीएससी करके डाल के देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वेव्स फॉर यूपीएससी पूरा डिटेल आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल के देखना। आया समझ में? और कल पूछूंगा क्या पढ़े कि नहीं पढ़े करके, समझाना मेरे को आकर के। हीट वेव्स की क्लास तो हम लोग को लेनी है कल में से, ठीक है ना, मैं उधर बैठूंगा तो ये काम करने से। तो आपदा प्रबंधन के लिए डेफिनेटली बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब इनकी भविष्यवाणी कौन करता है, जलवायु विज्ञान करता है।
तो आपदा प्रबंधन में इन सब की भविष्यवाणी के लिए है ना, इसको कैसे इनके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इन सब की जानकारी कौन देगा? क्लाइमेटोलॉजिस्ट देगा, है ना, हिस्ट्री वाला थोड़ी देगा, जलवायु विज्ञान जानने वाला ही देगा। तो वहाँ पे जलवायु विज्ञानी का रोल होगा आपका जो आपदा प्रबंधन में, इन सब आपदाओं से निपटने के लिए अच्छे से क्या किया जा सकता है कि नहीं? तो क्लाइमेटोलॉजी का यूज होगा यहाँ पर। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी का यूज और कहाँ पर होगा? इंडस्ट्री में भी आएगा। जैसे मैंने कहा ना कि वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है। आर्द्र जलवायु, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग के लिए। तो कई जगह क्लाइमेट रोल प्ले करती है, कई सारे इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। आप कह जो गर्म कपड़े की इंडस्ट्री वहाँ पे चलेगी जहाँ पे ठंड होगी। अब तुम साउथ में जाके गर्म कपड़ों की इंडस्ट्री लगा दोगे तो मतलब नहीं चलेगी, डिमांड होगी भी तो नॉर्थ में तो तुम्हारे रेट इतना बढ़ जाएगा सप्लाई करते करते। समझ गए नहीं भाई? तो गर्म कपड़ों का दुकान खोलना या कपड़े की इंडस्ट्री लगानी तो आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, ठंडे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी क्लाइमेट के आधार पर भी कौन सी इंडस्ट्री वगैरह, अधिक कुछ इंडस्ट्रीज जो है क्लाइमेट पर भी निर्भर करती है। आए ना बात समझ में? तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए रोल प्ले करेगा आपका, क्लाइमेट रोल प्ले करता है, वो सब क्लाइमेटोलॉजिस्ट वगैरह बताएंगे। और ठीक है, नगर नियोजन में क्लाइमेट का रोल कैसे, क्या सोच के बोला? ठीक है, आज की डेट में अर्बन क्लाइमेट जो वर्ड सिलेबस में दिया उसी कंटेक्स्ट में है। तो अर्बन प्लानिंग में भी आज की डेट में, क्योंकि अर्बन की जलवायु आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अलग होते जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस में नगरीय जलवायु वाला कॉन्सेप्ट दिया है। तो पढ़ेंगे अभी कि नगर का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है कि नहीं? तो उसके कारण से यहाँ पर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है ना। मैं सोचता हूँ जैसे मानव सोचता है अपने आप का बुद्धिमान, लेकिन मानव से बड़ा गधा। हम पेड़ काटते हैं और ग्रीन पर्दा लेकर के लगाते रहते हैं। देखो सब लोग ग्रीन पर्दा लगाए हुए गर्मी से बचने के लिए, और जो पहले पेड़ थे बेचारों को क्या कर दिया? ठीक है, तो ग्रीन पर्दा सिर्फ थोड़ी देर के लिए सनलाइट को कम करेगा, लेकिन बेचारा पेड़ रहता तो ठंडी हवा भी देता, तापमान को और कम करता। तो बोलते हैं ना हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे, लेकिन हमने वो सब काम किए जो खुद को आने वाले समय में नुकसान पहुंचा रहे। पृथ्वी को ख़त्म होने में मनुष्य का ही रोल होगा। तो होना वही कारण है कि हम लोग अब जिसको देख रहा हूँ पर्दा खरीद के हरा वाला पर्दा घर में लगा रहे, और पेड़ था उसको काटे जा रहे। तो मैं हंसी आती है, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को बाहर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं गधों में हूँ। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है मनुष्य को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि बड़ा इतना बड़ा तुम कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो भैया थोड़ा सा 2-4 घर कम बना लो, लेकिन आसपास पेड़ पौधे लगा दो, अच्छे से गार्डन बना दो, है ना, पूरा ग्रीनरी बना दो। लेकिन अब तो खैर बड़े बड़े बाहर बन रहे होंगे, उसमें थोड़ा बहुत लगा भी रहे होंगे, लेकिन अभी भी कोशिश क्या रहती है कि अधिक से अधिक जगह पे क्या बनाया जाए? घर बनाया जाए। पेड़ पौधों के लिए उतना कोई सोचता नहीं है, जबकि होना चाहिए कि थोड़ा सा पेड़ पौधों के लिए भी सोच लो, लेकिन कोई सोच नहीं रहा अभी तक। पर्दे ले लेके लगाते जाते, गर्मी बढ़ती जाएगी, भयंकर गर्मी बढ़ेगी अभी इस बार, और क्योंकि ठंड कम पड़ी है। ठंड क्या हुआ है आपका? कम पड़ी है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो अर्बन प्लानिंग में भी इसका यूज हो जाएगा। अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग सब जगह होगा, है ना। आपके जो है ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, नगरीय नियोजन, सभी क्षेत्रों में क्लाइमेटोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा, है कि नहीं भाई? कि हम उसको, और इसके अलावा जलवायु विज्ञान का उपयोग और कहाँ पे कर सकते हो? हाँ, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा, वन संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण सब में आएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे? बायोडाइवर्सिटी संरक्षण, वन संरक्षण सब में आएगा। फिर सैन्य रणनीति में भी आता है, सैन्य रणनीति में भी आता है आपका जो मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने में भी क्लाइमेटोलॉजी का यूज होगा। कब कहाँ टेक ऑफ करना है, कब कहाँ बर्फ जमेगी, कब बर्फबारी होगी ना। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि बांग्लादेश में इंटरफियर किया जाए तुरंत, तो उस समय जो
मानेक साथ थे, जिसके ऊपर मूवी भी आई थी, आपकी देखा होगा तो उसने कहा कि नहीं कर पाऊँगा भाई मैं अभी। तो इंदिरा गांधी गुस्सा हो गई, बोले नहीं करना पड़ेगा। बोले नहीं करूँगे, लो रखो मेरा इस्तीफ़ा। और उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात की। तो उसको फिर समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो समझाया मानेक शाह ने कि मैडम अभी जून जुलाई में बारिश का समय आने वाला है और इतनी बारिश होगी, गंगा बांग्लादेश की पूरी नदियाँ उफान पर होंगी और हमारे पास अभी बाढ़ के ऊपर से, पानी के ऊपर से पुल बनाने वाली टेक्निक हमारे पास नहीं है। यदि हम अभी बांग्लादेश में घुसेंगे तो हम जा कर के क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो वो मानेक शाह थे जिनको क्लैम्पटोलॉजी का नॉलेज था, तो उन्होंने मना किया। फिर इंदिरा गांधी को समझ में आया तो बोले ठीक है। तब तक उन्होंने कहा कि कुछ दूसरा हल्ला गुल्ला करो, ठीक है, मतलब आपका जो डिप्लोमेटिक, तो उन्हें रसिया गई, रसिया से संबंध स्थापित किए, रसिया के साथ समझौता किया। उस दौरान उन्होंने जो है, तो इस तरीके से क्लैम्पटोलॉजी का यूज सैन्य रणनीति के लिए 1962 में जब वार हुआ, चाइना ने हमारी अच्छी खासी पिटाई की। उसके बाद जब बाद में फ्रांस, अमेरिका वगैरह हमको सहयोग करने के लिए तैयार हुए, तो उस समय फिर से नेहरू की आलोचना की जाती कि नेहरू जी को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस समय चाइना की स्थिति खराब हो जाती, क्योंकि चाइना में उस समय बर्फबारी स्टार्ट होने वाली थी। तो चाइना को यहाँ तक सामान भेजना, सैन्य सामान भेजना क्या होता, मुश्किल हो जाता। तो फिर यहाँ पे नेहरू जी की आलोचना की जाती है कि कुछ दिन तक युद्ध को फिर आगे बढ़ा देना था, क्योंकि तब तक हमारे पास अमेरिका, फ्रांस वगैरह की सहायता आना स्टार्ट हो गई थी। तो वो जो चाइना ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है एक छोटे से भाग पर, वो कब्जा नहीं कर पाता। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्लैम्पटोलॉजी जानकारी होना वो भी जरूरी है, किसके लिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए। तो एक तो सैन्य रणनीति के लिए हो गया। और क्लैम्पटोलॉजी का यूज कहाँ करोगे बताओ? पर्यटन में होगा कि नहीं होगा? टूरिज्म में कब बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगा, तभी तो घूमने जाओगे। स्नोफॉल का टाइम पता रहेगा तो स्नो देखना, और स्नो ही नहीं हुआ तो अब कोई गर्मी में जाके स्नोफॉल उम्मीद थोड़ी करेगा शिमला जा करके। कुल्लू मनाली वगैरह हो सकता है थोड़ा बहुत हो भी जाए उधर, लेकिन तो ठंडी में ज़्यादा संभावना रहेगी ना। गर्मी में स्नोफॉल देखना तो बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में जाना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? तो इस तरीके से तो टूरिज्म भी पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेटोलॉजी पर। चक्रवात तो नहीं आने वाले ना, जो तटीय क्षेत्रों में जाना होता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चक्रवात आने की संभावना रहती है। कहाँ? तटीय क्षेत्रों में, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में पहले देख लो भाई, कोई चक्रवात वगैरह की भविष्यवाणी तो नहीं की गई है, तो जाके फंस जाओगे। आया समझ में? तो इस तरीके से क्लाइमेटोलॉजी का यूज पर्यटन में भी किया जाता है। और इसके अलावा हाँ, पॉलिसी मेकिंग या परिवहन वगैरह में भी किया जाएगा। कब कोहरा बनने वाला है, कब कोहरा नहीं बनने वाला है, आ रही ना बात समझ में? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कब बारिश होने वाली, कब बादल गरजने वाले, बरसने वाले, कब ठंडी आने वाली, सब तो परिवहन में भी आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन में भी। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में भी वहाँ पे किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ की क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके पॉलिसी मेकिंग सक्सेसफुल होगी। तो पूरा ज्योग्राफी का ही ज्ञान होना चाहिए वहाँ पे। तो ये सब हो गए आपके अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट, कि आप आराम से आप क्या कर सकते हो, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी वाले में क्षेत्र में क्या कहाँ होता है यूज, ये लिख सकते हो। आया समझ में? अब बच गया, इसी के साथ में एक टॉपिक लिख दिया, नगरीय जलवायु। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना, नगरीय जलवायु का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कॉन्सेप्ट्स। दूसरा आपका है नगरीय जलवायु का कारण क्या है, ये सोचेंगे। और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रभाव देख लो और सॉल्यूशन देख लो। समाधान, मतलब ये इंसान में सही में, जैसे अभी एक घर बन रहा है मेरे घर के, मतलब मेरे वाले मोहल्ले में, उसका जो बना रहा है वो अमेरिका में जॉब में होगा। उसकी एकमात्र मम्मी बस है, लगभग 80-85 साल की, उसके लिए बनवा रहा है और बहुत बड़ा घर बना रहा है। ठीक है, लिफ्ट भी लगवा रहे हैं मम्मी को तकलीफ ना हो करके।
और घर बनते बनते मम्मी रहेगी नहीं भी नहीं पता है, 80-85 साल हो गई है ठीक है, तो वहाँ तक सही है। अब उतना बड़े घर में कहीं पर भी पेड़ पौधे की जगह, तो ये सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट को सोचने वाली बात है कि जब भी परमिशन दे तो कम से कम भाई, है ना, नगर निगम को सोचने वाली बात है कि परमिशन दे रहे हो तो कंपलसरी कर दो कि भैया तुम्हारे घर में तो 1-2-4 पेड़ होंगे। हार्वेस्टिंग कंपलसरी किया है, लेकिन हार्वेस्टिंग भी सिर्फ दिखाने के लिए कर देते हैं लोग, जबकि आपके पानी के लिए तो है। समझने की ज़रूरत है कि अंडरग्राउंड होगा पानी, तभी तो नीचे का पानी भी भरेगा, तब जाके ग्राउंड वाटर क्या रहेगा। लेकिन बना भी लिए कंपलसरी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका नगर निगम वगैरह चेक नहीं करते पूरे प्रॉपर तरीके से। तो बहुत दुख वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, मनुष्य को समझ नहीं है उतनी। मैंने कहा ना, हर समस्या का कारण जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, फिर पानी की कमी होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब कितना भी कोशिश करोगे तो पानी की सप्लाई नहीं कर पाओगे, और इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, फिर मरना स्वाभाविक है, महामारी फैलेगी, कुछ लोग मर ही जाएंगे, और पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर करके मालथस फिर क्या हो जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, जब इसी तरीके से हम लोग विकास करते रहेंगे तो एक समय के पश्चात मालथस फिर से सही हो जाएंगे, क्योंकि इतनी टेम्परेचर में पानी की कमी के कारण से लोग मरेंगे, गर्मी के कारण से मरेंगे, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज भी कोई चिंतित नहीं है उसके लिए। वही मैं सोच रहा था, इतना बड़ा घर बना रहा है पूरा का पूरा, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी पेड़ लगाने की जगह, एक छोटा सा पेड़ है उसको भी कुछ दिनों में काट वाट देंगे या नहीं काटेंगे नहीं पता। अभी तो उसमें वो मीटर वीटर लगा के रखे है तो जिंदा है तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा भी ये गवर्नमेंट की भी गलती है, इंसान तो उतनी समझदारी नहीं दिखाता है। गवर्नमेंट को अभी भी जाग करके काम कर देना चाहिए कि भैया घर बनाओ, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट तुम्हारे पास ज़मीन है तो कम से कम 100 स्क्वायर फीट में पेड़ होना चाहिए। 900 में जो बनाना है, जैसे बनाना है, ऊंचा बनाना है, नीचे बनाना है, सब बना लो। पानी कंपलसरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है तो है, बाकायदा चेकिंग होना चाहिए, लेकिन अधिकारी भी तुम जैसे लोग बन के जाओगे, ठीक है, वो पहले से 5000 रुपये मिल चुके होंगे, परमिशन दे दिया आपने साइन करके, बना नहीं बना उसके बाद क्या मतलब, कितने लोग का चेक करेंगे। ये सब ऐसे ही चल रहा है भगवान भरोसे। तो मैंने कहा ना, मनुष्य अपने आप को बौद्धिक प्राणी समझता है, लेकिन सबसे बड़ा गधा उससे दुनिया में जो अपने विनाश के लिए खुद ही लिख रहे हैं। सभी लोग लिख रहे हैं, कोई नहीं समझ रहे। कम से कम जीव जंतु अपने विनाश के लिए खुद तो कुछ नहीं कर रहे उन लोग, वो हमारे कर्मों का फल भी कौन भुगतेंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु भुगतेंगे। तो ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ये सब तुम लोग को इसलिए बताता हूँ, आने वाला भविष्य तुम लोग पर है। तुम लोग कुछ अधिकारी बन जाओगे तो इस बारे में सोचोगे, कम से कम नेताओं के दिमाग के ढक्कन को खोलने की कोशिश करोगे। आइडिया बस समझ में, कम से कम सलाह तो दे सकते हो नेता लोग को कि सर ये कंपलसरी करना ज़रूरी नहीं, तो आने वाले समय में ना पानी बचेगा, ना पेड़ बचेंगे, ना इंसान बचेगा उसके बाद। तो ये चीज़ें हैं। एनीवे, तो नगरीय जलवायु क्या होता है? तो नगरीय जलवायु का सीधा सा मतलब होता है कि जो नगर की जलवायु होती है वह आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है ना। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है, नगर की जलवायु थोड़ा सा डिफरेंट होती है। नगर का जो तापमान होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है आसपास के क्षेत्रों की तुलना में। वर्षा की जो स्थिति है, वर्षा का जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, रेनफॉल पैटर्न, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। आ रही बात समझ में? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन क्लाइमेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्बन क्लाइमेट कहते हैं। मतलब नगरों का तापमान, नगरों में आर्द्रता, नगरों में वर्षा की मात्रा, ये सब कहीं ना कहीं क्या होती है, ग्रामीण आसपास के क्षेत्रों की तुलना में यूनिक होती है, अलग होती है, डिफरेंट मिलती है। आया समझ में? उसे हम लोग अर्बन क्लाइमेट कहते हैं, नगरीय जलवायु कहते हैं। मैं कुछ हैंड रिटन नोट्स भी भेज दूंगा जो क्लाइमेटोलॉजी वगैरह के सब अच्छे से पढ़े, हिंदी में रहेगा, लेकिन इंग्लिश में इसलिए नहीं भेजता हूँ कि फिर इंग्लिश वाले मुझे बोलते हैं सर हमें भी चाहिए, वो इंग्लिश में नहीं मेरे पास। हालांकि वो प्रिंटेड नोट्स दोनों में है, लेकिन क्लास में जो लिखाया था वो हिंदी में ही है, पुराने वाले जो स्टैटिक पार्ट है जिसमें चेंज नहीं होता है। तो आया समझ में? तो इसे ही नगरीय जलवायु कहा जाएगा। क्यों होता है नगरीय जलवायु का कारण क्या है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग तो
है ये छोटा सा उसका फिर परिणाम है। लेकिन पहला कारण है आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब गांव में भी संरचना कंक्रीट होते जा रही है तो वो एक अलग कारण है। कंक्रीट स्ट्रक्चर, सीमेंट होता है कि नहीं होता है, तो अधिक से अधिक सीमेंटेड चीज़ें होती है, रोड पक्की रोडें होती है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली कंक्रीट स्ट्रक्चर का टेम्परेचर मिट्टी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, ऊंची इमारतें, इससे जो पुनर्विकिरण होना चाहिए वो क्या हो जाता है ना, इसमें कंक्रीट संरचना में विकिरण अवशोषण ज़्यादा होता है, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन क्या होगा आपका ज़्यादा होता है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ गया। ऊंची इमारतें भी क्या करती है, पुनर्विकिरण को कमज़ोर करती है, रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जाना होता है उसको वहीं पे टकरा करके, है ना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है तो उसमें क्या होगा, पहले पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी की किरणें फिर क्या होती है, सूर्य से पृथ्वी गर्म होती है और फिर यही किरणें वापस जाती है, तो फिर क्या होता है, पृथ्वी ठंडी होती है, इससे तापमान बढ़ता है, इससे तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है। लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के कारण से क्या होगा ना, ऊंची ऊंची जब बिल्डिंगें होती है इस तरीके से, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है इस तरीके से, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से रेडिएशन जो रेडिएशन जो होना चाह रहा है यहाँ से टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, कुछ वापस फिर से आ जाएगा। आ रही बात समझ में। और ये पूरा का पूरा पुनर्विकिरण नहीं हो पाता है। पुनर्विकिरण को क्या करता है, पुनर्विकिरण को, रेडिएशन को क्या करता है आपके जो है कमजोर करता है, कम करती है बड़ी चीज़ें इमारतें जो है। समझ पा रहे हो मेरी बातें। तो पूरा वापस नहीं जा पाता है तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर ये हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, इससे भी टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का ठंडा होता है, बाहर का क्या होगा। तो जितने भी आपके जो है ये कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सभी के सभी बाहर गर्म फैलाएंगे, गर्म हवा छोड़ते हैं ना भाई। अब इतनी गर्म हवा कहाँ जा रही होगी, एटमॉस्फेयर में जा रही है। लाखों एसीज लगे हुए पूरे शहर में, तो हम अंदर ठंडा कर रहे, बाहर गर्म कर रहे। तो हम जैसे जो एसी लगा के रह रहे उनको तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो बेचारे बाहर गर्मी में काम कर रहे, गर्मी में ठेला लगाए हुए, उन सबको नुकसान हो रहा है। हमारे कर्मों का फल फिर से उन लोग भी भुगत रहे। हम अपने आराम के लिए जी रहे। अब हम अमीर आदमी को कभी भी जो है किसी भी चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट, बाढ़ आएगी तो मरेगा कौन, गरीब। सूखा पड़ेगा तो मरेगा कौन, गरीब। चक्रवात आएगा तो मरेगा कौन, गरीब। कुछ भी आपदा आएगी तो सबसे पहले मरेगा कौन, गरीब ही मरता है। अमीर तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, पैसा उनके पास। तो गर्मी हमारे लिए थोड़ी, जैसे मेरे लिए तो मैं अब यहाँ आया एसी के रूम में, एसी के ऑफिस में हूँ, यहाँ से थोड़ा सा जाऊँगा बस कार तक, उतनी गर्मी लगेगी। फिर कार में बैठते फुल एसी चला के घर पहुँच गए, घर में फिर एसी लगा हुआ है। तो मुझ जैसे के लिए जो घर में ऑफिस में ही काम कर रहा है, गर्मी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मजदूर है, जो बाहर काम कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और उसके कारण से फिर हम लोग गर्मी फैला रहे। तो फाइनली नुकसान किसको होता है, आपके जो है गरीबी अपने आप में क्या कहा जाता है, अभिशाप कहा जाता है। और वो अभिशाप तो इस तरीके से, तो ये इसके कारण से होता है। फिर पेड़ पौधों की क्या होती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं शहरों में होते, उसको भी काट रहे हैं हम लोग घर बनाने के लिए, पार्किंग करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। नहीं, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलत पॉलिसी। अब तो जाग जाना चाहिए गवर्नमेंट को, लिखना पड़ेगा, मोदी से मिलना पड़ेगा एक आध दिन, भाई इतनी अकल तो लगा लो। चुनाव दुनियादारी तो समझ ही रहे हो तुम लोग, लेकिन अब तो कम से कम क्लाइमेट चेंज चिल्ला रहे, लेकिन कम से कम अर्बन किसी भी नगरी हाउसिंग पॉलिसी में पेड़ पौधे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पेड़ पौधे कंपलसरी कर देना चाहिए, है कि नहीं भाई। लेकिन अभी तक सरकारें जागी नहीं है। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। अब सरकार कानून बना भी देती है, लेकिन फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है वो भी ठीक से नहीं होना, ठीक से करना जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा ना, वाटर हार्वेस्टिंग का कंपलसरी है, तो बस वो दिखाने, जैसे मैं भी बनवा रहा हूँ, तो वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, उसमें सिर्फ 17 गवर्नमेंट का सब्सिडी भी दे रही है ना। जो मैंने घर बनाने के लिए परमिशन ली, उसमें से 17-18 हज़ार रुपये उन्होंने लिया मुझसे अभी,
लेकिन वो वापस कर देंगे जब मैं उसको फ़ोटो खींच के दिखा दूंगा कि मैंने वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कर दिया है, बना लिया है। तो फ्री में बना के गवर्नमेंट देने को तैयार है, तो गवर्नमेंट का पैसा भी लग रहा है। हाँ भैया, तुमको पैसा पहले दे देगा, तुम दारू उड़ा दोगे तो पहले बना के दिखाना पड़ेगा ना, तो वो वापस हो जाएगा। फिर जो 17-18 हज़ार रुपये लगा है मेरा, वो वापस हो जाएगा जब मैं उसको बना के दिखा दूंगा कि ये, तो वो सिर्फ बोल रहा है कि फ़ोटो खींच के भेजना होता है, बस कोई चेक वेक करने नहीं आता है। और ईमानदारी से नहीं बनाए हो तो क्या करोगे तुम? 17,000 में 2,000 जो साइन करने वाला अधिकारी है उसको पकड़ा दोगे, तो 15,000 आ जाएंगे, 2,000 भले नुकसान होगा। तो बनाने का खर्चा भी बचा लिया और पैसा वापस ले लिए। समझ गए ना भाई? नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का टैक्स, हमारी नुकसान हो टैक्स का, लेकिन ये सब काम चल रहा है धंधा, तो ये सब सुधार की ज़रूरत है भैया। अधिकारी को कम से कम, ठीक है बाकी कहीं और से कमा लेना भाई, कम से कम जहाँ पानी, और ऐसा नहीं कि पानी की कमी होगी तो तेरे को प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2,000 फायदे के चक्कर में आने वाली पीढ़ी के लिए तुम कितना बड़ा संकट खड़ा कर रहे हो, सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए आदमी को ये सब CPSC वगैरह सिलेबस पढ़ाया जाता है। अब पता नहीं बनने के बाद जो इनको अप्लाई करते कि नहीं करते, कलेक्टर लोग तो जानते ही, ये सब पढ़ते ही है ना। अभी तक तुम लोग नहीं सोचते होंगे, लेकिन कम से कम मैंने सोचना तो सिखा दिया। बाकी उसके बाद तुम कितना फॉलो करते हो वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। कम से कम कल के दिन IAS बन जाओगे तो अपने ज़िले में ही सही एक उदाहरण पेश करोगे, तो तुमको देख करके बाकी जगह रोल मॉडल के रूप में। तो ये थोड़ा सा पर्यावरण को बचाने के लिए। एनीवे, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऊंची ऊंची इमारतें होती है, AC ये सब होते हैं, पेड़ पौधों की कमी होती है। फिर जितने भी आर्द्र भूमि थे उसको खत्म करते जा रहे हैं हम लोग, वेटलैंड्स का खत्म होते जा रहा, आर्द्र भूमि विनाश होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, समाप्त होते जा रहे ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कितनी झील बनाने की बात की थी, बनाया कि नहीं बनाया पता नहीं, बेचारा तो अब अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए कितना कुछ झील विल का बोला था ना, बीच में न्यूज में था, कितनी झीलों का निर्माण करेंगे। तो झील क्यों बनाया रहा था? क्योंकि वहाँ के आर्द्र भूमि के रूप में काम करते हैं झीलें। तो वेटलैंड्स का बहुत काम होता है। तो ग्राउंड वाटर रिजोनेट करते, फिर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कम करते, फिर पेड़ पौधों को उगने के लिए पानी प्रदान करते। तो जल संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते, वन संरक्षण को रोल प्ले करते हैं। फिर जीव जंतु भी पनपेंगे उस पर। तो वेटलैंड कंजर्वेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आया समझ में? लेकिन मैंने वही कहा, अभी भी लोग, सरकार जागे नहीं। हमारा अरपा नदी है, अब अरपा नदी कुछ दिनों में ये सिर्फ नाम रहेगा नदी, पानी नहीं दिखेगा वहाँ पे। बारिश में बस थोड़ा बहुत दिखेगा। तो बारिश में भी बाढ़ आएगी। क्यों? क्योंकि जो रेत वेत है सबको खोद करके हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यूज कर ले रहे है ना। जितना आसपास रेत सप्लाई हो रही होगी, कहाँ से हो रही होगी? उसी नदी से हो रही है। तो एक समय के पश्चात, और नदी भी क्या करती है, ग्राउंड वाटर को फिर से रिजोनेट करती है। बारिश के दिनों में पानी को शहर से बाहर भेजती है। जब ये भी खत्म हो जाएगी तो पानी कहाँ आएगा? नगरों में आएगा। तो नगरों में बाढ़ की समस्या होगी, गर्मी में सूखे की समस्या होगी। तो ये सब प्रकृति ने हर चीज़ बैलेंस बनाई हुई, उसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तो कारण ये भी समझ में आ गया। ये हो गया आपके जो, तो ये सब कारण हो गए जो कहीं ना कहीं किसके लिए जिम्मेदार है, नगरीय जलवायु की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो भाई तापमान बढ़ रहा है, वर्षा के पैटर्न में चेंज हो रहा है, नगरों में वर्षा की मात्रा, आर्द्रता कम होगी तो कम होती जाएगी, क्योंकि नगरों में तापमान बढ़ रहा है तो आर्द्रता कम हो जाएगी, तो वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे कम होगी, है ना। पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, ऐसी वर्षा की मात्रा कम होगी, सूखा पड़ेगा। तो प्रभाव लिख लेंगे, समझ में आ गया प्रभाव क्या क्या आएगा। तो प्रभाव में तो पहली बात तापमान, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी प्रभाव हो गया आपके जो। फिर जल की कमी होते जाएगी, वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी, है ना। जल की कमी में सब प्रकार के जल आ जाएंगे, सतही जल, वर्षा जल, सब जल कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर वगैरह सब आएगा, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन होगा। और इस तरीके से नगर जो है फिर रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव बढ़ेगा, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ी। जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लोग बाकी दूसरे को पानी के लिए मारेंगे पीटेंगे।
सुबह लाइन लगी रहती है ना, कई जगह देखो कैसे लड़ते रहते पानी के लिए, देखा है? तो पानी के लिए कैसे लड़ते रहते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने जो है। तो ये सब सामाजिक अशांति भी होगी आपकी, तो ये सब प्रभाव आपका आने वाले समय में पड़ेगा। और समाधान क्या है? तो ये उल्टा कर देना इसका, बस जो कारण लिखे थे उसका उल्टा कर दोगे तो समाधान भी निकल आएगा, है कि नहीं? कंक्रीट संरचना की जगह पे थोड़ा सा, जिसको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं, आज की डेट में क्या कहते हैं, हरित भवन, ग्रीन बिल्डिंग, जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पूरे उपाय किए जाते हैं। तो हरित बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग वर्ड लिख लो, उसको भी गूगल से निकाल के पूरा डिटेल पढ़ लेना, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, हरित भवन क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, जो वर्ड्स आते हैं ना नए सब, ग्रीन बिल्डिंग, अब जरूरी नहीं कि उसको डिटेल बताओ ही तुम लोग को, तो कम से कम घर जाके ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवन का कॉन्सेप्ट क्या है, आई ना बात समझ में? तो कंक्रीट वाला फिर पेड़ पौधे लगा लो, आर्द्र भूमि संरक्षण, ये सब पॉइंट डाल दो, इसका उल्टा डाल दो, आर्द्र भूमि संरक्षण, वन संरक्षण, लोगों को जागरूक करना है पहले तो। गवर्नमेंट पॉलिसी जो बताया मैंने, समाधान में डाल दो कि गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए पेड़ लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, कंपलसरी, और अच्छा खासा जुर्माने का प्रावधान भी करने की ज़रूरत है, पकड़े गए तो। समझ गए ना भाई? तो ये सब पॉलिसी मेकिंग में कंपलसरी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी हो गया है, समझ गए? हम जैसे लोग काम करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन खुद की रोजी रोटी में इतना उलझे हुए, जिसका पैसा है वो काम अपने पैसे के लिए कमाने के लिए लगा हुआ है। हम चाहते हैं समाज के लिए कुछ काम करें, तो आपका कम से कम खुद का सेफ रहेगा, तभी आदमी समाज के लिए काम कर पाएगा। कम से कम हर महीने इतना इनकम आते रहे कि मेरा घर चलता रहे, और कुछ सोशल सिक्योरिटी के लिए इतना बैंक बैलेंस हो, तब जा कर के आदमी, लेकिन करना चाहते हैं उनके पास भगवान भी पता नहीं, इसलिए बोलते हैं ना भगवान है या नहीं है, मुझे भी डाउट होता है। जो अच्छा करना चाह रहे हैं उनको जो मिलना है जो मिल नहीं रहे, और जिनको मिल रहा है, जो उनसे लोगों से, समाज से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना भरने से मतलब है। तो कभी कभी इसीलिए डाउट होता है कि वास्तव में भगवान है या नहीं है। पृथ्वी बस ऑटोमेटिकली अपने आप से हिसाब से चल रही है, प्रकृति का नियम है विकास और विनाश। तो अभी विकास के नाम पे विनाश होगा, फिर पृथ्वी खत्म होगी, फिर नए जनरेशन फिर से स्टार्ट होगी। तो कहा जाता है कि कुछ सालों में चक्र क्या होता है, रिपीट होता है। तो युद्ध वगैरह हो रहे, अब एक आध तानाशाह के हाथ में लग गया, परमाणु बम किम जोंग चुंग के हाथ में बना ही रहा है वो, तो दूसरे को ख़त्म करने के चक्कर में पूरे पृथ्वी को ख़त्म करेगा। मैंने कहा ना, परमाणु युद्ध हुआ तो एक कोई पहले मरेगा, दूसरा थोड़ी देर बाद मरेगा। अभी नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी कल ही परसों आया था, रशिया ने तकनीक दे दी है। क्या है मतलब कोशिश कर, बनाया नहीं अभी, बना, हाँ तो इसलिए, लेकिन रशिया उसका दोस्त है ना भाई, तो पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है। एनीवे, तो समाधान समझ में आ गया, तो समाधान भी हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड नगरीय जलवायु का। तो ये प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएगा इसका, उसमें लिखा होगा जो समझाया मैंने, और बाकी समझ गए तो अपने हिसाब से उसको आराम से सॉल्यूशंस वगैरह लिख दोगे। अर्बन प्लानिंग जब करोगे तो अर्बन प्लानिंग में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए किसकी, इन सब चीज़ों